सो दिस इज़ लेक्चर 2 ऑन इलेक्ट्रिसिटी और आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ दिया था जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है, ओम्स लॉ करता क्या है? इट रिलेट्स वी एंड आई। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था एंड आई मतलब करंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है। क्या बोलता है ये लॉ? इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज नहीं करना। जैसे सपोज अगर आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक करें तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहने दोगे उसको, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। इसका मतलब क्या है कि जो करंट है, जो करंट फ्लो हो रहा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा एंड्स पे तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम फ्लो होगा। ठीक है, ये होता है आपका ओम्स लॉ। ओके, तो इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये तो स्टेटमेंट बोलता है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखें या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखें, एक ही बात है। अब हमें ये पता है कि जब हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस केस में जब हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो हमारा कांस्टेंट आया ये कैपिटल R। ठीक है, तो कैपिटल R क्या है? इधर एक कांस्टेंट यूज़ किया है हमने। ये कैपिटल R होता क्या है? इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट किसी चीज़ में, किसी के फ्लो में रुकावट डालना, दैट इज़ योर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये उसका मतलब होता है। तो इधर जो कांस्टेंट यूज़ किया गया है वो क्या है? R यानी रेजिस्टेंस। ओके, अब हमें पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, मतलब जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। तो अगर हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है। ओके, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ tan थीटा। अच्छा, स्लोप तो आपने क्लास 9th इक्वेशन ऑफ मोशन में भी पढ़ा है। ठीक है, तब बोला गया था कि अभी समझ लो tan थीटा पढ़ाया नहीं गया है, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ लिया वो चैप्टर तो ठीक है, नहीं तो अभी याद कर लो कि जो स्लोप है, स्लोप मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, ये अगर थीटा है तो अगर मैं इसका tan लेती हूँ, tan थीटा, tan एक फंक्शन की तरह होता है जो बाद में समझ आ जाएगा। तो tan थीटा जो होता है वो होता है y अपॉन एक्स, वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है अपॉन एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो y एक्सिस पे यहाँ पर क्या है? v है, और x एक्सिस पर यहाँ पर क्या है? i है। तो v अपॉन आई इसका क्या हो गया? स्लोप हो गया। अब देखो, ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा था यहाँ पे? v इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से क्या v बाय आई हमको r मिल गया, तो v बाय आई आर हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो tan थीटा था वो r था, और tan थीटा था क्या? स्लोप था। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ विल गिव यू आर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको? तो क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो रेजिस्टेंस एक नई क्वांटिटी है जो आपने पढ़ी है अभी, तो इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। अब एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका यूनिट होगा, इसका यूनिट होता है ओम। ठीक है, जिस साइंटिस्ट ने दिया उसी के नाम पे ये लॉ भी है, इसका यूनिट भी वही है, ओम। ठीक है, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओमेगा। ओके, तो अब इसका हमको डेफिनेशन देना है। अगर डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, मैंने डेफिनेशन ऑफ किसी भी 1 यूनिट का देना सिखाया है। तो देखो, v इक्वल्स टू आई आर होता है, तो यहाँ से r क्या हो गया? v बाय आई। r क्या हो गया? v बाय आई। तो अगर मैं दोनों क्वांटिटी को 1 ले लूँ तो मुझे ये भी 1 मिल जाएगा। अगर मैं v को क्या ले लूँ? 1 वोल्ट, और करंट को ले लूँ 1 एम्पियर, तो मुझे रेजिस्टेंस 1 ओम मिल जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसा कंडक्टर जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा और उसके थ्रू करंट 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा होगा, तो उसमें रेजिस्टेंस कितनी होगी? 1 ओम होगी। ठीक है,
So when a potential difference of 1 volt is applied on a conductor and current of 1 ampere flows through it, then the resistance is of 1 ohm. Is that clear? तो ये था आपके डेफिनेशन ऑफ 1 ओम. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में, तो V होता है आई आर के इक्वल. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I इज़ इक्वल्स टू वी बाय आर. ठीक है, I इज़ इक्वल्स टू वी बाय आर. तो देखो अब जो चीज़ न्यूमरेटर में होती है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. जैसे जैसे V बढ़ाओगे आप तो I भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में है. और R क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो अगर R आपका बढ़ता जाएगा तो I कम होता जाएगा. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस तो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये तो ओम्स लॉ बोलता ही था. लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब जितना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा. ये बात सेंस भी तो बना रही है कि जितनी ज़्यादा रुकावट होगी यहाँ पे उतना धीरे जो है वो चार्ज फ्लो करेगा. और धीरे अगर चार्ज फ्लो करेगा वही तो करंट है, बिकॉज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट. ठीक है, तो जितनी ज़्यादा रुकावट होगी उतना धीरे आपका करंट फ्लो करेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं. लेकिन हमने तो थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट थोड़ी किसी फैक्टर पे डिपेंड करना चाहिए. ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता. क्या होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब होता है, जब आपका टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख रहे हैं. हम एक पर्टिकुलर ही कंडक्टर ले रखा है, हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, तब जो है आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है. लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, वो हम पढ़ते हैं अभी. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये 3 डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं. देखो, रेजिस्टेंस का मतलब आपको सिर्फ रुकावट से समझना है. रुकावट बोलो या फिर ट्रैफिक बोल दें, ट्रैफिक. ठीक है, ये रुकावट ही तो कॉज करता है मोशन में. ठीक है, और जो आपका सपोज़ यहाँ पे किसी भी चीज़ का मूवमेंट है, किसी व्हीकल का मूवमेंट है, उसको मैं करंट से रिलेट कर रही हूँ, उससे आप समझ जाओगे. तो देखो, आपके पास 2 रोड्स हैं. एक रोड बड़ा है, एक रोड छोटा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है. तो किस पे ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा. ऑब्वियसली जितना ज़्यादा बड़ा रोड होगा उतने ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, है ना. तो ट्रैफिक क्या था, रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे. जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा. तो मैं बोल सकती हूँ कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. इसका मतलब मेरा एक फैक्टर क्या हो गया जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, द लेंथ. ठीक है, दूसरे केस में एक बहुत ही चौड़ा रोड है, आराम से आप जा सकते हो, और एक बहुत ही ऐसे पतला सा रोड है. अब किस में आपका ट्रैफिक ज़्यादा होगा, किस में आपको व्हीकल ड्राइव करने में दिक्कत होगी. ऑब्वियसली इसमें दिक्कत होगी. ठीक है, इसका मतलब जितना ज़्यादा चौड़ा रोड होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा. ठीक है, ये इस चीज़ को, इस चौड़ाई को हम एरिया से रिलेट कर सकते हैं. हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जितना ज़्यादा एरिया होगा किसी चीज़ का, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा. ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पॉइंट. तो पहले से हमें क्या पता चल गया कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, एंड सेकंड है R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है, अब थर्ड चीज़, अब बाकी सारी चीज़ें सेम है. एक रोड तो आपकी मस्त सीमेंटेड है ना, और दूसरी बहुत ही उबड़ खाबड़ है. तो रेजिस्टेंस यानी ऑब्स्ट्रक्शन किस में ज़्यादा ऑफर होगा. ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा ऑफर होगा, इसमें दिक्कत होगी. तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे. ठीक है, मटेरियल पे. इसको मैथमेटिक टर्म्स में हम नहीं लिख रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो अब हम चीज़ों को क्लब करेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे रेजिस्टेंस के लिए. तो फाइनली हम कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंच चुके हैं. पहला है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. दूसरा है R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A. ये दोनों मैथमेटिकल टर्म्स में है. बाकी हमने बोला मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे तो डिपेंड कर ही रहा है, दैट डिफरेंट मटेरियल्स विल ऑफर डिफरेंट ऑब्स्ट्रक्शंस. एंड वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, वो टेम्परेचर वाला पॉइंट मैं बाद में समझाऊंगी. ओके, तो अभी इन दोनों पॉइंट्स में हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो क्या इन दोनों पॉइंट्स को क्लब करके हम लिख सकते हैं R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A. क्या ये पॉइंट हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास वापस से प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज़ आ गई है. इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा.
इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है ऐसे, बड़ा स्टाइलिश सिंबल है ये, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू ये अजीब सा सिंबल L/A, ठीक है। तो ये जो अजीब सा सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं रो, RHO, रो, ठीक है। ये तो सिंबल का है नाम। रो होता क्या है, ये होता है रेजिस्टिविटी, जो मैं आपको अभी समझाती हूँ डिटेल में, रेजिस्टिविटी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, R इज इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है, RHO से लिखने से, और ये होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है और ये एकदम कांस्टेंट होता है। जैसे आप कॉपर वायर ले रहे हो तो वो अपना अलग रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। अभी मैं सिर्फ इसका फॉर्मूला और एक न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो अब हमको इसका यूनिट बताना है, ठीक है, किसका, रो का। देखो फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L/A। तो यहाँ से क्या मैं रो को लिख सकती हूँ RA/L। अब R इज़ रेजिस्टेंस, उसका यूनिट होता है ओम, एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और L का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो मीटर से ये 1 मीटर कैंसिल, तो बचा क्या, ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, ओम मीटर, ओके। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ओके। इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। A copper wire of length 2 meter and area of cross section 1.6 into 10 to the power minus 6 centimeter square has resistance of 0.2 ohm, ये 0.2 है, ठीक है, 0.2 ohm। Find its resistivity, हमको resistivity कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे। तो आप लोगों को गिवन क्या क्या है, लेंथ गिवन है 2 मीटर, मीटर ठीक है, ऐसा यूनिट है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं। एरिया इज़ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इट इज़ नॉट योर SI यूनिट। इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, लेकिन वो सेंटीमीटर को करने के लिए होता है। इधर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये -6 ऑलरेडी था, ये ऊपर जाके -4 और हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल्स टू रो L/A, ये R है, तो रो कितना हो जाएगा, RA/L यहाँ से। तो सारी वैल्यूज पुट करोगे और आपका आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -11 रो मीटर, ओके।